Hello everyone. In this video, we will see economics sample question paper solutions and I will try to explain all MCQs as much as possible which is given in the question paper. So now let's see them one by one. But first of all, let's see the general instructions for the paper. So there are total 60 questions in this paper, out of which 50 questions are to be attempted by the students. यानी कि 60 questions दिए होंगे जिसमें से 50 questions करने हैं. And this paper is divided into 3 sections. Section A, B and C. Section A contains 24 questions. Attempt any 20 questions. यानी 24 में से 20 questions करने होंगे. Section B contains 24 questions. Attempt any 20 questions. यानी section B में भी again 24 questions दिए होंगे जिसमें से 20 questions करने होंगे. And section C contains 12 questions. Attempt any 10 questions. Section C में 12 में से कोई 10 questions करने होंगे. And सारे questions के equal marks assigned हैं and there will be no negative mark. The first question is, the government can achieve its budget objective of redistribution of income by dash. First, managing the general price level in the economy to the desired level, increasing gross domestic products of the economy, bringing the production of goods and services under its direct and absolute control, and last option, rationalization of taxes in pro-poor direction. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ज़रूरत है समझने की रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का क्या मतलब है. रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मीन्स जो भी वेल्थ या इनकम जनरेट हो रही है इकॉनमी में उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना, उसको फिर से डिस्ट्रीब्यूट करना लोगों के बीच में. तो उसके लिए अगर जनरल प्राइस लेवल मैनेज करती है इकॉनमी में गवर्नमेंट, तो जो भी प्राइस लेवल होगा वो सभी के लिए इक्वल होगा, चाहे वो पुअर हो चाहे वो रिच हो. तो ये किसी भी तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में हेल्प नहीं करेगा. नेक्स्ट ऑप्शन इज इंक्रीजिंग जीडीपी. जीडीपी इंक्रीज करने से अगेन जो वेल्थ बढ़ेगा उसके लिए अगर गवर्नमेंट कुछ भी स्टेप्स लेती है तो वेल्थ या नेशनल इनकम कंट्री की बढ़ेगी. उसकी वजह से इनकम रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी फिर से, मतलब लोगों के बीच में, चाहे वो रिच हो पुअर हो या डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के बीच में वो रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा, सिर्फ वेल्थ ही जनरेट होगा. Then next option is bringing the production of goods and services under its direct and absolute control. जब गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन को भी अपने कंट्रोल में लेगी, even then it will not help in any way to redistribute the income. क्योंकि इस केस में या तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, या गवर्नमेंट प्राइजेस को भी अगर मैनिपुलेट करती है इवन देन भी लोगों को पे करना होगा. ये कोई रीडिस्ट्रीब्यूशन इनकम नहीं कर पाएगा. The next last point is rationalization of taxes in pro-poor direction. लास्ट ऑप्शन सही है क्योंकि इसमें गवर्नमेंट टैक्सेस को रीडिफाइन करेगी, रीथिंक करेगी एंड उस केस में जो रिच सेक्शन है उसके ऊपर ज़्यादा टैक्सेस इम्पोज किए जाएंगे एंड लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या जो पुअर सेक्शन होगा उसके ऊपर कम टैक्सेस इम्पोज किए जाएंगे. उसकी वजह से जो टैक्सेस कलेक्ट होगा रिच पीपल से वो फिर पुअर पीपल के वेलफेयर के लिए खर्च किया जाएगा. तो ये ऑप्शन सही है. एंड अदरवाइज भी रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए गवर्नमेंट 2-3 तरीके यूज़ करती है. दैट इज़ टैक्सेशन में चेंजेस लाती है, टैक्सेशन पॉलिसी में, या कोई वेलफेयर स्कीम लॉन्च करती है लोगों के लिए, या फिर पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट और बहुत मिनिमम चार्जेस पे, या मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ चेंज करती है कि जो पुअर हैं उनके ऊपर कम इंटरेस्ट रेट चार्ज हो एंड जो रिच है बिकॉज दे कैन पे सो उनसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लिया जाए. तो ये सब चीज़ें स्टेप्स कुछ गवर्नमेंट यूज़ करती है ताकि इकॉनमी में जो इनकम जनरेट हो रही है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो और ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो कि जो रिच एंड पुअर के बीच जो गैप है कैन बी रिड्यूस्ड. तो ये सारी कुछ चीज़ें, तो डेफिनेटली इसके लिए डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. Next question is, balance of payments of an economy records dash for a fiscal year. यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को हम बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट्स भी कह सकते हैं. सो बैलेंस ऑफ पेमेंट
ऑफ एन इकोनॉमी क्या रिकॉर्ड करता है किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए? सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड्स ऑफ द गवर्नमेंट, inflow and outflow of foreign exchange to or from the economy, inflow and outflow of loans to or from the rest of the world. इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट विल बी रॉन्ग, क्योंकि ये इंटरनेशनल मार्केट में या इंटरनेशनल एरेना में जो भी एक कंट्री एंड दूसरी कंट्रीज के बीच में जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनके बारे में ये एक रिकॉर्ड है। तो डेफिनेटली यहाँ पर किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट का उसके विद इन द इकोनॉमी क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर है इसका कोई रिकॉर्ड ये नहीं है, तो दिस मीनिंग विल बी रॉन्ग। नेक्स्ट इज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड्स ऑफ द गवर्नमेंट। इनफ्लो एंड आउटफ्लो की बात की, बट फंड इज वेरी ब्रॉड टर्म, सो इट विल बी रॉन्ग। एंड थर्ड ऑप्शन, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू एंड फ्रॉम द इकोनॉमी, दिस विल बी द करेक्ट, बिकॉज कि जब एक इकॉनमी और दूसरी कई इकॉनमीज के साथ ट्रांजैक्शन होता है तो वो फॉरेन एक्सचेंज के टर्म्स में होता है। तो कितना फॉरेन एक्सचेंज कंट्री के बाहर गया इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट्स एंड कितना फॉरेन एक्सचेंज कंट्री के अंदर आया इन द फॉर्म्स ऑफ रिसीट्स, तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। एंड लास्ट ऑप्शन भी रॉन्ग है, क्योंकि इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ लोन्स टू एंड फ्रॉम, लोन्स भी जो वर्ड है वो भी एक नैरो कॉन्सेप्ट को दिखा है। लोन्स इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट की, अगर कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री से लोन ले रही है उसके अलावा भी वो बहुत सारी चीज़ों का लेना देना होता है। फॉर एग्जांपल गुड्स का, सर्विसेज का भी ट्रांजैक्शन होता है, तो जो कि इकोनॉमिक टर्म्स में होता है एंड जिसके लिए एक कंट्री दूसरी कंट्री को पे करती है। तो लोन सिर्फ लिख देना ये हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के पूरे स्कोप को कवर नहीं कर रहा है, इसीलिए डी ऑप्शन भी रॉन्ग होगा एंड करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। Next question is, identify which of the following bank does not interact directly with the general public? Bank of India, State Bank of India, Central Bank of India, or Reserve Bank of India? Then correct answer will be Reserve Bank of India, because Bank of India, State Bank of India, Central Bank of India, these all three banks are commercial banks जिनका जनरल पब्लिक के साथ डे टू डे बेसिस पे इंटरेक्शन होता है। सिर्फ RBI ही है जिसका डायरेक्ट इंटरेक्शन जनरल पब्लिक से नहीं होता है, कमर्शियल बैंक्स के थ्रू वो ऑपरेट करता है। दैट इज़ वाई करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनविजिबल आइटम अंडर करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ट्रांजैक्शंस। ऑप्शंस आर एयर एंड सी ट्रांसपोर्ट, पोस्टल एंड कुरियर सर्विसेज, education related travel, merchandise linked transactions। क्वेश्चन इज कि इनविजिबल आइटम फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन सा नहीं है, यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली है, जो कि करंट अकाउंट में आता है। देन 4 ऑप्शंस हैं, इसमें इनविजिबल आइटम का मतलब है वो आइटम्स जो कि सर्विसेज कहलाते हैं। तो इसमें इनविजिबल आइटम्स में सर्विसेज को हम इंक्लूड करते हैं विच कांट बी सीन, टच्ड और फेल्ट और मेजर्ड। सो डेफिनेटली सर्विसेज इसमें आएंगे एंड इसकी वजह से A, B एंड C ये तीनों ऑप्शंस सर्विसेज की कैटेगरी में आते हैं। एंड मर्चेंडाइज लाइक ट्रांजैक्शंस विल नॉट बी इनविजिबल आइटम बिकॉज ये फिजिकल गुड्स के फॉर्म में होगा। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन इज, read the following statements carefully and choose the correct alternative from the following. Statement 1 is, demonetization was a step taken by the government of India in order to tackle the problems of corruption, black money, terrorism and circulation of fake currency in the Indian economy. And statement 2 is, demonetization has ensured improved tax compliance in India over the period of time. इसमें ये देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है एंड कौन सा फॉल्स है। हो सकता है दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है कोई एक सही हो और दूसरा गलत हो। सो लेट्स सी देम वन बाय वन। सो पहला स्टेटमेंट है कि जो डिमोनेटाइजेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया ताकि वो करप्शन, ब्लैक मनी, टेररिज्म एंड सर्कुलेशन ऑफ फेक करेंसी से इंडियन इकॉनमी को प्रोटेक्ट कर सके या इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो डेफिनेटली ये डिमोनेटाइजेशन का जो स्टेप लिया गया वो इन्हीं पर्पसेस के कारण लिया गया, क्योंकि जो लोग थे वो टैक्स
नहीं पे कर रहे थे, इस वजह से वो मनी को कैश के फॉर्म में ही होल्ड कर रहे थे, या इलीगल वेज में जो पैसा कमाते थे वो भी वो अपने घर में रखते थे। एंड इस तरीके से डीमोनेटाइजेशन लाने के बाद जो ओल्ड करेंसी है वो स्ट्रिप ऑफ हो गई इकॉनमी से, तो उनको बैंक्स में जमा करना था एंड चेंज करना था ओल्ड करेंसी को न्यू करेंसी से। तो जब कोई भी पर्सन पैसा लेकर आएगा, बिकॉज अल्टीमेटली वो घर में अगर पैसा रहेगा तो इट विल बी ऑफ नो यूज़, तो डेफिनेटली क्योंकि वो मार्केट में चलने वाला पैसा नहीं है, तो डेफिनेटली लोग पैसा चेंज करने के लिए बैंक्स में आएंगे। तो उससे क्या होगा कि पता चलेगा कि किस पर्सन के पास कितना ज़्यादा पैसा है, एक उसका अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा, एक रिकॉर्ड भी क्रिएट हो जाएगा बैंक्स के पास, जो कि फाइनली गवर्नमेंट के पास पहुंचेगा। एंड उसके बाद अदरवाइज भी लोग, ये जो फेक करेंसी चल रही थी उससे भी एक पैरेलल इकॉनमी जो क्रिएट हो रही थी, वो भी एक डिस्टर्बेंस था पूरी इकॉनमी के लिए। एंड नेक्स्ट थिंग इज़, इसी तरीके से जो लोग इलीगल वेज में पैसा कमा रहे थे, वो टेररिज्म को फंडिंग में भी पैसा जा रहा था। तो ये सब चीज़ों के करने की वजह से कंट्री को लॉस हो रहा था। लेकिन डीमोनेटाइजेशन लाने के बाद काफ़ी हद तक इन सब में कमी आई, एंड उसके बाद फ्रेश करेंसी लोग यूज़ करने लगे, जो न्यू करेंसी गवर्नमेंट ने लॉन्च की 500 एंड 2000 रुपीज़ के। तो डेफिनेटली स्टेटमेंट ए करेक्ट है। एंड नेक्स्ट इज, demonetization has ensured improved tax compliance in India over the period of time, कि इसकी वजह से टैक्स कंप्लायंस यानी जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं उनका नंबर्स भी बढ़ा है। क्योंकि पहले लोग का जो नंबर था वो जीडीपी के कंपैरिजन में कम था, यानी जितनी जीडीपी क्रिएट हो रही थी उसके हिसाब से जितने लोगों को टैक्स पे करना था, नहीं टैक्स उतना आ रहा था गवर्नमेंट को। तो इसकी वजह से जब बहुत सारे लोगों ने कैश के फॉर्म में अपने घरों में रखा था या और कहीं भी पैसा होल्ड करके रखा था, बट अकाउंट में नहीं था, वो पैसा उनके बैंक अकाउंट में नहीं था, तो इस वजह से जब वो ओल्ड करेंसी लेकर के उनको जाना था, देन डेफिनेटली ये चीज़ डिस्क्लोज हुई कि एक्चुअल में उनके पास कितना पैसा है, तो उसके हिसाब से उनका टैक्स बनता था। तो डेफिनेटली वो सारे लोग भी कवरेज में आ गए जो अभी तक टैक्स कम पे कर रहे थे। तो डेफिनेटली ये डीमोनेटाइजेशन लाने के कारण जो लोग हैं जो टैक्स इवेजन कर रहे थे, टैक्स एरिया के बाहर थे, वो सब भी इस कवरेज एरिया में आ गए, एंड इसकी वजह से टैक्स कंप्लायंस बढ़ा है इंडिया में। तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, इसीलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। Question number 6 is, Miss Sakshi, an economics teacher, was explaining the concept of minimum percentage of the total deposits to be kept by any commercial bank with the central bank of the country as per the norms and statutes prevailing in the country. From the following, choose the correct alternative which specifies towards the concept explained by her. Cash reserve ratio, repo rate, bank rate, statutory liquidity ratio. साक्षी जो एक इकोनॉमिक्स टीचर है वो बता रही हैं कि मिनिमम परसेंटेज टोटल डिपॉजिट्स का जो कोई भी कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास रखता है एज पर नॉर्म्स एंड लॉ जो उस कंट्री में प्रिवेल कर रहा है, तो ये किस कॉन्सेप्ट की बात हो रही है? कैश रिजर्व रेशियो, रेपो रेट, बैंक रेट या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो? देन करेक्ट आंसर विल बी कैश रिजर्व रेशियो, इन शॉर्ट CRR. एंड व्हाट विल बी द रेपो रेट? रेपो रेट यहाँ करेक्ट आंसर नहीं है, बैंक रेट भी नहीं है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो भी नहीं है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को शॉर्ट में SLR कहते हैं। देन रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट है जिसपे कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लेंड करता है फॉर शॉर्ट टर्म, एंड बैंक रेट वो रेट होता है जिस रेट पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लेंड करती है फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है जितना कि टोटल डिपॉजिट का कुछ मिनिमम परसेंटेज जो कमर्शियल बैंक्स खुद अपने पास रखते हैं। तो डेफिनेटली इस हिसाब से CRR आंसर होगा, बिकॉज यही एक मिनिमम परसेंटेज या रेशियो होता है जो कि कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास रखते हैं अपने टोटल डिपॉजिट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 2 फ्रेंड्स मीरा एंड सिंधु वर डिस्कसिंग द एक्सचेंज रेट सिस्टम. Under this system,
The exchange rates are determined by the market forces of demand and supply. However, deliberate efforts are made by the competent authority to keep the exchange rates within a specific range. The above mentioned statement was given by Sindhu. Identify the type of exchange rate system was she talking about. सिंधु एंड मीरा के बीच में एक डिस्कशन हो रहा है एक्सचेंज रेट सिस्टम को लेकर के। तो सिंधु ने कहा कि इस सिस्टम में किसी एक एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात कर रही है वो, और उसने कहा कि इसमें एक्सचेंज रेट जो है वो मार्केट फोर्सेस डिसाइड करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। बट फिर भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो होती है वो एफर्ट करती है कि जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर ही रहे, उससे ज़्यादा डेविएट ना करें। तो ये कौन सा एक्सचेंज रेट सिस्टम होगा? दिस विल बी मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, क्योंकि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में जो एक्सचेंज रेट होता है वो गवर्नमेंट के थ्रू डिसाइड होता है। एंड इन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम इट डिपेंड्स, मींस एक्सचेंज रेट डिपेंड्स ऑन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डिफरेंट करेंसीज इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो ये चीज़ है, एंड देयर इज नो सच थिंग लाइक मैनेज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसीलिए ए, बी एंड डी तीनों ऑप्शन रॉन्ग है एंड करेक्ट आंसर विल बी managed floating exchange rate. Next question is, read the following statements carefully and choose the correct alternative from the following. Statement 1. Public goods are those goods and services that are collectively consumed by the public. And statement 2 is, public goods are excludable and rivalrous in nature. First statement कह रहा है कि public goods वे goods होते हैं जो या services होते हैं जो कि कलेक्टिवली यूज किए जाते हैं पब्लिक की तरफ से। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज कोई भी अगर पब्लिक सर्विस प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से तो उसको सभी लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल रोड्स, ट्रैफिक लाइट्स, डिफेंस, ये चीज़ें कलेक्टिव वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं, इसको पूरी सोसाइटी यूज करती है। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल या पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए ये सारी सर्विसेज हैं। ये जो सर्विसेज हैं वो सभी लोग यूज करते हैं। सिमिलरली अगर गुड्स का एग्जांपल लें तो फॉर एग्जांपल अगर कोई पब्लिक प्लेस पर कोई टैप है, कोई नल है, वहाँ पानी आ रहा है, तो डेफिनेटली उस नल को यूज हर कोई कर सकता है, तो डेफिनेटली वो सभी की नीड्स को फुलफिल कर रहा है। तो दैट इज द थिंग। सेकंड स्टेटमेंट इज, पब्लिक गुड्स आर एक्सक्लूडेबल एंड राइवलरस इन नेचर। दिस स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग बिकॉज यहाँ पर अगर प्राइवेट गुड लिखा होता देन ये करेक्ट होता, क्योंकि प्राइवेट गुड्स जो होते हैं वो एक्सक्लूडेबल एंड राइवलरस इन नेचर होते हैं। एक्सक्लूडेबल का मतलब है वो गुड्स जो कि दूसरे किसी पर्सन को यूज़ करने से एक्सक्लूड करे। फॉर एग्जांपल कस्टमर्स को एक्सक्लूड किया जा सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोड्यूसर कि वो पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस कितना रखता है। अगर वो हाई रखता है तो जो कस्टमर्स उस प्राइस को पे कर पाएंगे वही उस कमोडिटी को खरीद पाएंगे, एंड रिमेनिंग जो वो हाई प्राइस नहीं पे कर पाएंगे तो डेफिनेटली दे विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मार्केट। एंड राइवलरस भी होते हैं प्राइवेट गुड्स, क्योंकि जब एक पर्सन पर्टिकुलर कमोडिटी को यूज़ करता है तो वो दूसरे कस्टमर्स के लिए अनअवेलेबल हो जाती है। से फॉर एग्जांपल अगर कोई मिल्क की शॉप है, वहाँ पर एक शॉपकीपर 100 पैकेट्स को एक दिन में मंगाता है, तो जैसे जैसे उसके पास कस्टमर्स आते जाएंगे ये 100 पैकेट्स एग्जॉस्ट होते जाएंगे, ख़त्म होते जाएंगे, एंड रिमेनिंग कस्टमर्स के लिए कम पैकेट्स बचेंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि नंबर ऑफ पैकेट्स 0 रह जाएंगे, तो उसके पास एक भी पैकेट नहीं होगा बेचने के लिए। तो उस समय के बाद अगर कोई कस्टमर आएगा तो वो कहेगा कि मेरे पास पैकेट्स नहीं है। तो इन दैट केस मतलब डिमांड जो है कस्टमर्स के बीच में वो डिसाइड करती है कि कितनी राइवलरी होगी कस्टमर्स के बीच में पैकेट्स को खरीदने के लिए। अगर ज़्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं तो डेफिनेटली राइवलरी ज़्यादा होगी, सब चाहेंगे कि उन्हें मिल्क का पैकेट मिल जाए। बट वही है कि अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में तब ये राइवलरी देखने को नहीं मिलती है, बट एक्चुअली प्राइवेट गुड्स लिमिटेड सप्लाई में होते हैं तो इस वजह से जनरली उनका नेचर राइवलरस होता है। बट यही चीज़ पब्लिक गुड्स के केस में नहीं होते, दे आर नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवलरस, क्योंकि पब्लिक गुड्स में किसी भी पर्सन को एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता उस पर्टिकुलर चीज़ के यूज़ से फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रीट लाइट लेते हैं तो स्ट्रीट लाइट में अगर कोई भी पर्सन है वो
टैक्स पे करे या ना करे। जनरली गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है एंड उससे वेलफेयर स्कीम्स में जो भी बेनिफिट्स देना होता है पब्लिक को देती है। तो अगर कोई पर्सन है जो टैक्स पे नहीं कर रहा है, इवन देन उसको एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता उस स्ट्रीट लाइट को यूज़ करने से। तो इस वजह से पब्लिक गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल। प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि लोगों को ये चेक किया जाए कि उसने टैक्स पे किया है नहीं किया है, उसके बाद ही उसको एंट्री दी जाए उस रोड पे। ये कहीं कहीं पॉसिबल है जहाँ टोल प्लाजाज वगैरह होते हैं, अदरवाइज जनरल केसेस में इट इज़ नॉट वेरी प्रैक्टिकल कि लोगों को स्ट्रीट लाइट यूज़ करने से रोका जाए। एंड नेक्स्ट इज राइवलरस। सो पब्लिक गुड्स आर नॉन राइवलरस इन नेचर, बिकॉज पब्लिक गुड्स में ऐसा नहीं है कि अगर कोई पर्टिकुलर इंसान यूज़ कर रहा है तो वो नेक्स्ट पर्सन के लिए अनअवेलेबल हो जाए वो चीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पार्क है जो गवर्नमेंट ने बनाया है लोगों के लिए, तो वहाँ पर जो भी उस पार्क को यूज़ करेगा, ऐसा नहीं है कि वो अगले पर्सन के लिए वो पार्क की फैसिलिटी कम हो जाएगी। पार्क का एरिया उतना ही रहेगा, उसकी सीनिक ब्यूटी एवरीथिंग जो है, या उसका जो भी एडवांटेज उस पार्क में टहलने से, वॉकिंग से, जॉगिंग से जो लोगों को मिलेगा, एक पर्सन के यूज़ करने से वो दूसरे पर्सन के लिए कम नहीं हो जाएगा। तो इन दैट केस वी कैन से पब्लिक गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवलरस इन नेचर। बट यहाँ पर दिया है पब्लिक गुड्स आर एक्सक्लूडेबल एंड राइवलरस इन नेचर, दैट इज़ वाई स्टेटमेंट 2 रॉन्ग होगा। एंड वी कैन से कि हमारा जो ऑप्शन सही है दैट इज स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ऑप्शन सी is the correct option. Next question is, under the balance of payments structure of a nation, the two main categories of accounts for the classification of the transactions are dash and dash: current account, unilateral transfer account, capital account, loan account. Identify the correct alternatives from the following. इसमें से कौन से होंगे ये चूज़ करना है। देन डेफिनेटली ट्रांजेक्शन्स को बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। यूनिलैटरल ट्रांसफ़र अकाउंट करंट अकाउंट का ही पार्ट है एंड कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट है, लोन अकाउंट करते हैं। तो इसीलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। सो हियर बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पूछा है नॉट अ फंक्शन ऑफ, कौन सा फंक्शन नहीं है। टू एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू एक्ट एज अ कस्टोडियन ऑफ गोल्ड रिजर्व ऑफ इंडिया, टू एक्ट एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और टू इशू कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट। देन ए, बी एंड सी तीनों ही आरबीआई के फंक्शंस हैं कि वो आरबी की उसको गवर्नमेंट का बैंकर कहते हैं एंड वो गोल्ड रिजर्व का कस्टोडियन है एंड वो फाइनेंशियल एडवाइस भी देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। लेकिन कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट को इशू करना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में आता है, जिसको फिनेंस मिनिस्ट्री देखती है। इसी वजह से 1 रुपी नोट पर आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर ना होकर के फिनेंस सेक्रेटरी के होते हैं, जबकि सारे अदर नोट्स पे आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। तो डी ऑप्शन इज नॉट द फंक्शन ऑफ आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 formed the basis of dash 5-year plan, first, fourth, second और third. Then correct answer will be second, क्योंकि IPR 1956 में इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स होंगे उसको सजेस्ट किया गया था, जिसमें कि इन सारे इंडस्ट्रीज़ को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसे थे जो कि टोटली गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल होंगे, कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसे होंगे जिसमें कि गवर्नमेंट का ही रोल होगा बट उसमें प्राइवेट सेक्टर उसको सप्लीमेंट कर रही होती। एंड लास्ट में कुछ इंडस्ट्रीज रखी गई थी जो कि प्राइवेट सेक्टर के अंडर कंट्रोल हो सकती थी, जिसमें प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स उसको ओपन कर सकते थे। तो इसके बाद ही सेकंड 5-year प्लान आया है जिसमें कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू डैश, साइज ऑफ लेबर फोर्स इन अ कंट्री। Next is number of people living in a country. Next is distribution of workforce among different sectors of an economy. And next option is nature of different occupations, for which correct answer will be option C, distribution of workforce among different sectors of an economy.
ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर किसी भी कंट्री का ये बताता है कि कितने परसेंटेज ऑफ पीपल प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं, कितने सेकेंडरी सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं एंड कितने टर्शियरी सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं। तो इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस विच इज सोल्ड इन द मार्केट बाय द फार्मर्स आफ्टर मीटिंग देयर सेल्फ कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स। ऑप्शंस आर ट्रेड सरप्लस, मार्केटेबल सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस। देन इट्स करेक्ट आंसर वुड बी मार्केटेबल सरप्लस, यानी कि वो सरप्लस जो कि फार्मर्स बेचते हैं मार्केट में आफ्टर देयर सेल्फ कंजम्पशन फुलफिलमेंट। सबसे पहले जब भी प्रोडक्शन होता है तो फार्मर्स अपनी फैमिली नीड्स या सेल्फ कंजम्पशन के लिए कुछ पोर्शन फार्म प्रोड्यूस का बचा कर रखते हैं और उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचता है उसको वो मार्केट में बेचते हैं। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन बी मार्केटेबल सरप्लस करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। स्टेटमेंट 1. Poverty line in India is defined in terms of monetary value of the minimum nutritional requirements of an individual in a day. Statement 2. The definition of poverty line in monetary terms has not changed over the years. Options are both the statements are true, both the statements are false, statement 1 is true but statement 2 is false, एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। कौन सा इसमें से ऑप्शन सही होगा? ये बात सही है कि पॉवर्टी लाइन इन इंडिया इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ मिनिमम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इन अ डे। क्योंकि अगर हम 10th रूरल कमेटी के रिपोर्ट को देखें देन उसके हिसाब से मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो होना चाहिए किसी फैमिली में इन रूरल एरिया इट शुड बी ₹816 per person and in urban area it is ₹1000 per person. So definitely poverty line को monetary terms में measure किया गया है इंडिया में। and statement 2 will be wrong because इसमें कह रहा है कि poverty line change नहीं हुई है इतने सालों में, बट ऐसा नहीं है, poverty line change हुई है। सबसे पहला estimation जो poverty का किया गया था वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था इन ब्रिटिश इंडिया। तो उस समय जो उन्होंने रेंज रखी थी दैट वाज अबाउट ₹16 to 35 इन अ ईयर, बट उसके बाद बॉम्बे प्लान भी उसको चेंज हुआ, ₹75 हुआ जो कि 1944 में आया था। एंड उसके बाद अभी भी हमारा चेंज हुआ है पॉवर्टी लाइन, जैसे कि 2011-12 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ₹816 फॉर रूरल एरिया एंड ₹1000 फॉर अर्बन एरिया। ऐसा नहीं है कि पॉवर्टी लाइन चेंज नहीं होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो मॉनेटरी टर्म्स में पॉवर्टी लाइन को मेजरमेंट करने का तरीका है या जो वैल्यूज़ फिक्स की जाती हैं वो चेंज होती हैं, तो इसीलिए स्टेटमेंट 2 विल बी रॉन्ग एंड ऑप्शन सी हमारा सही होगा। स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। Next question is read the following statements carefully and choose the correct alternatives given below. Statement 1 is India is often called as outsourcing hub of the world. And statement 2 is availability of skilled manpower is one of the prime factors responsible for the status gained by India at the international platform. Both the statements are correct. That is why our correct option will be both the statements are true. India आज के टाइम में आउटसोर्सिंग हब बन गया था वर्ल्ड में, क्योंकि काफ़ी जो लोग हैं वो स्किल्ड हो गए स्पेशली इन टर्शियरी सेक्टर, तो इसीलिए इंडिया के वर्कफोर्स को यहाँ से आउटसोर्स करती हैं दूसरी कंपनीज वर्ल्ड की। तो दैट इज़ वाई बोथ द स्टेटमेंट्स विल बी करेक्ट। इसका सिंपल एग्जांपल एक कॉल सेंटर का ले सकते हैं कि जो डिफरेंट कंपनीज हैं वो अपने जो प्रोडक्ट है उनकी कस्टमर केयर सर्विस के लिए यहाँ के लोगों को हायर करती हैं सो दैट कि वो उनके प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरीज हैं अगर कस्टमर्स की उनको रिजॉल्व कर सकें। तो ये पॉसिबल हो पाया बिकॉज स्किल्ड मैन पावर इंडिया में इंक्रीज हो रहा है। दैट इज़ वाई बोथ द स्टेटमेंट्स विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिफोर द एडवेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन 1960s इंडिया वॉज प्राइमरीली डिपेंडेंट ऑन डैश फॉर सप्लाई ऑफ food grains. Options are United States of America, Britain, Mexico, Union of Soviet Socialist Republics, USSR.
then correct answer will be USA. Next question is, from the following given sets of statements in column 1 and column 2, choose the correct pair of statements. जो पेयरिंग है कौन सा करेक्ट है ये चूज करना है. इसमें ए पॉइंट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसको मैच किया है सामने एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स ओवर इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स, जो कि गलत होगा. एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को अगर मैच करेंगे तो इसके लिए होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3 कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब है इट विल बी रिकॉर्डेड एज पॉजिटिव आइटम इन द बीओपी अकाउंट. एंड से ट्रेड सरप्लस को मैचिंग होना चाहिए फर्स्ट पॉइंट से कि इट मीन्स एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स ओवर इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स. एंड करेंट ट्रांसफर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की मैचिंग होनी चाहिए सेकेंड पॉइंट से, विच शुड बी एन एलिमेंट ऑफ इनविजिबल आइटम्स. तो डी पॉइंट की मैचिंग सही की हुई है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की मैचिंग की हुई है फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, दैट इज करेक्ट. तो इसीलिए यहाँ पर अगर हम पॉइंट देखेंगे देन हमारा डी अल्टरनेटिव करेक्ट है, जो कि मैच किया हुआ है फोर्थ पॉइंट से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड वाज सेट अप इन 1982 as the dash body to coordinate the activities of all the institutions involved in the rural financing system. Options are cooperative, apex, microcredit, private credit. Correct option will be apex. Apex means supreme or the uppermost body. तो पूरे जो भी रूरल क्रेडिट सिस्टम में या रूरल फाइनेंसिंग में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन सभी को रेगुलेट या कोऑर्डिनेट करने का काम नाबार्ड करती है, तो इसीलिए बी ऑप्शन सही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू वैक्सीनेट द एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विद कोवैक्सीन और कोविशील्ड विदाउट एनी चार्ज. दिस वुड बी कैटेगराइज्ड एज डैश रेवेन्यू नेचर इनकम, कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर, कैपिटल नेचर इनकम. इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया है एडल्ट पॉपुलेशन का कोविशील्ड या कोवैक्सीन के लिए विदाउट एनी चार्ज, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे. देन इसमें ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी को हम क्लियरली एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है वर्ड इनकम और यहाँ कहीं भी इनकम की बात नहीं हो रही कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनकम हो रही है. ये बात तो क्लियर है क्वेश्चन में कि एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, तो ए एंड डी तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन इज कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर. देन बी ऑप्शन विल आल्सो बी इनकरेक्ट, क्योंकि कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर वो होता है जिसमें एसेट क्रिएट हो रहा हो या लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही हो, लेकिन यहाँ पर कोई भी एसेट जनरेशन की बात नहीं है और ना ही लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है इंडियन गवर्नमेंट की, तो इसीलिए ये कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर नहीं होगा. एंड दैट इज़ वाई इट वुड बी रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर. ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें ना ही कोई एसेट क्रिएट हो रहा है और ना ही कोई लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है, तो इसी वजह से कुछ भी नया एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है इकॉनमी में और कोई ऐसी लाइबिलिटी भी रिड्यूस नहीं हो रही है जो कि गवर्नमेंट के ऊपर पहले बनती थी, तो इसी वजह से ये रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज नॉट अ रीजन फॉर पॉवर्टी इन इंडिया. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, राइज इन पर कैपिटा जीडीपी, लो कैपिटल फॉर्मेशन, सोशियो इकोनॉमिक एक्सक्लूजन. इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा पॉवर्टी का रीज़न नहीं है. जैसा कि हम जानते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज द रीज़न फॉर पॉवर्टी इन इंडिया, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा. नेक्स्ट इज राइज इन पर कैपिटा जीडीपी. ये ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि जीडीपी की इंक्रीज करने से पॉवर्टी डेफिनेटली रिड्यूस होगी, क्योंकि इनकम जनरेट हो रही है, तो डेफिनेटली वो इनकम जब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगी तो पॉवर्टी रिड्यूस हो रही होगी. लेकिन यहाँ पूछा नॉट अ रीज़न, तो डेफिनेटली ये गलत होगा, तो इसी वजह से ऑप्शन बी करेक्ट होगा. लो कैपिटल फॉर्मेशन, लो कैपिटल फॉर्मेशन इज द रीज़न और यहाँ पूछा नॉट, तो इसलिए
ये सी ऑप्शन भी नहीं होगा। लो कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कि इकोनॉमी में कैपिटल जनरेट नहीं हो रहा, एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है। जब एसेट क्रिएट नहीं होंगे तो इनकम नहीं होगी, इनकम नहीं होगी तो पॉवर्टी होगी। तो ये पॉवर्टी का रीज़न है, और हमें क्वेश्चन में पूछा है कौन सा पॉवर्टी का रीज़न नहीं है, तो सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। बी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक एक्सक्लूजन जब लाते हैं, यानी लोगों को जब डिस्क्रिमिनेट करते हैं या उनको मार्जिनलाइज करते हैं, तो इस वजह से उनको सोशल स्कीम के बेनिफिट्स नहीं मिल पाते जो गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं, तो उससे पॉवर्टी और बढ़ती है। तो इसी वजह से बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि पर कैपिटा जीडीपी यानी कि पर कैपिटा इनकम एक तरीके से, तो इसी तरीके से जो इंडिविजुअल की पर कैपिटा इनकम जब बढ़ेगी तो उसकी वजह से पॉवर्टी डेफिनेटली रिड्यूस होगी। तो इसमें बढ़ोतरी पॉवर्टी का रीज़न नहीं है, इसीलिए बी ऑप्शन करेक्ट होगा। Next question is, in a hypothetical economy, Mr. Neeraj has deposited ₹100 in the bank. If it is assumed that there is no other currency circulation in the economy, then the total money supply in the economy will be dash. Mr. नीरज ने कुछ पैसे डिपॉजिट किए हैं ₹100 बैंक में, और ये माना जा रहा है, अज्यूम किया जा रहा है कि कोई भी दूसरी करेंसी इकोनॉमी में सर्कुलेशन में नहीं है, तो टोटल मनी सप्लाई कितनी होगी? देन टोटल मनी सप्लाई उतनी ही है जितना मिस्टर नीरज ने डिपॉजिट किया है। दैट इज़ वाई बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, क्योंकि यही ₹100 फिर फर्दर सर्कुलेट होगी, बैंक के पास जाएगी, बैंक उसका कुछ प्रोपोर्शन अपने पास रखेगी एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट वो लोन के लिए देगी, मतलब वो किसी और पर्सन के पास जाएगा, फिर वो पर्सन किसी और के साथ ट्रांजैक्शन करेगा, तो वो किसी और, तो फिर मनी वो किसी और के हाथ में चली जाएगी। तो इस तरीके से इन टोटलिटी वो ₹100 ही फ़िलहाल के लिए इकॉनमी में है, और वही मनी आगे जब मल्टीप्लाई होगी तो इंक्रीज़ होगी उसकी वैल्यू। बट हाल फिलहाल के लिए जितना उन्होंने बैंक में डिपॉजिट किया है, अगर कोई दूसरी करेंसी या अमाउंट सर्कुलेशन में नहीं है, तो टोटल मनी सप्लाई विल बी ₹100। Next question is, since independence, India has witnessed a considerable fall in the infant mortality rate in India. Identify which of the following may not be one of the reasons for the fall in infant mortality rate. Options are improvement in health facilities over the years, improvement in educational standards over the years, fall in standard of living of the population of the nation over the years, technological expansion over the years. क्वेश्चन है कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट यानी कि बच्चों की डेथ रेट जो कि 1 ईयर से कम के होते हैं, ऐसे बच्चों की डेथ रेट ऐसा देखा गया कि आफ्टर इंडिपेंडेंस रिड्यूस हुई है धीरे धीरे। तो कौन सा इनमें से रीज़न नहीं है? ये जो फॉल है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट का, इसमें से कौन सा रीज़न नहीं है कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट रिड्यूस हुई है? तो इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ फैसिलिटीज़ ओवर द ईयर्स होने से इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट रिड्यूस हुई है। हमें पता है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हुआ है, तो जो डेथ है बच्चों की उसको मिनिमाइज़ करने में हेल्प हुई है। नेक्स्ट इज़ इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन स्टैंडर्ड्स ओवर द ईयर्स, इससे भी हेल्प मिली है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को डिक्रीज़ करने में, क्योंकि लोग ज़्यादा अवेयर हुए, उनको पता है कि क्या हमको प्रिकॉशंस लेने चाहिए प्री नेटल केयर में एंड पोस्ट नेटल केयर में। एंड नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन ओवर द ईयर्स, इससे भी जब टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन हुआ है, न्यू टेक्नोलॉजीज आई हैं, तो हेल्थ सेक्टर में इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो इससे अगेन इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करने में हेल्प हुई है। कौन सा रीज़न नहीं है जिसने हेल्प नहीं की है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करने में? दैट इज़ फॉल इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द नेशन ओवर द ईयर्स। लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिक्रीज हुआ है, इसकी वजह से, या वो अगर ऊपर नहीं उठ पाता है, तो वो एक रीज़न है कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट डिक्रीज नहीं हो पा रही है, या उसके पीछे नहीं होने का। कहीं अगर कुछ बात रह गई है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को और डिक्रीज करने के लिए, तो वही है लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करेगी तो डेफिनेटली दे विल बी एबल टू सर्व बेटर in terms of nutrition and healthcare facilities to their children. That is why option C will be the correct option. Next question is, read the following statements carefully and choose the correct alternative given below. Statement 1, subsidies do not add any burden on the financial health of a nation. Statement 2,
complete removal of subsidies may violate the aim of equitable distribution of income. So statement 1 will be wrong because यहाँ पे कह रहा है कि सब्सिडीज किसी भी तरीके का बर्डन ऐड नहीं करती है किसी कंट्री के फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर, क्योंकि गलत है। सब्सिडीज गवर्नमेंट अगर देती है तो डेफिनेटली वो गवर्नमेंट के जो भी रिजर्व है, जो भी उसका इनकम है, उसी में से कुछ पैसा वो सब्सिडीज़ के लिए अलॉट करती है। वही पैसा अगर वो सब्सिडी के लिए अगर खर्च ना करे तो उसको वो दूसरे इम्पॉर्टेंट वर्क्स में भी खर्च कर सकती है। बट क्योंकि सब्सिडीज़ को एक इम्पॉर्टेंट एरिया माना जाता है एक्सपेंडिचर का, तो गवर्नमेंट इज़ डूइंग दैट। बट वही है कि लेकिन ये कहना कि सब्सिडीज़ कोई बर्डन नहीं क्रिएट कर रही है फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द नेशन के ऊपर, तो ये कहना रॉन्ग होगा। इसीलिए स्टेटमेंट 1 विल बी फॉल्स। एंड स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि कंप्लीट रिमूवल ऑफ सब्सिडीज में वॉयलेट द एम ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि हम अगर टोटली सब्सिडीज़ को अगर एलिमिनेट कर दें, हटा दें, देन उस केस में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का जो एम है हमारा वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा, उसको वॉयलेट किया जाएगा। डेफिनेटली इट इज़ ट्रू, क्योंकि सब्सिडीज़ को अगर पूरी तरीके से हटा देंगे, से फॉर एग्जांपल अगर फार्मर्स के केस में जो उनको सब्सिडी मिलती है, तो इन दैट केस जो बिग फार्मर्स एंड स्मॉल फार्मर्स के बीच का जो गैप है वो कभी एलिमिनेट या रिड्यूस नहीं हो पाएगा। बिग फार्मर्स को एडवांटेज है, दे आर सेल्फ डिपेंडेंट, उनको क्रेडिट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनको सारी चीज़ें, दे आर सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स की उनके मार्केटेबल सरप्लस ज़्यादा है, तो दे आर सेल्फ डिपेंडेंट फॉर देयर कैपिटल नीड एक्सेट्रा। बट जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको सब्सिडीज़ की ज़रूरत है, एंड इस तरीके से टोटली एलिमिनेट कर देने से उनके ऊपर जो भी बर्डन है वो पहले से ही है, एंड इट विल एक्सजरेट अगेन, वो उनके ऊपर और फाइनेंशियल बर्डन बढ़ेगा। तो इससे जो भी स्मॉल फार्मर्स की कंडीशन है वो बेटर नहीं हो पाएगी, एंड जो गैप है रिच एंड पुअर फार्मर्स के बीच का वो रिड्यूस नहीं हो पाएगा। देन इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो कंप्लीट रिमूवल है सब्सिडीज़ का, डेफिनेटली इट विल एलिमिनेट द एम ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसी वजह से स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू एंड स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अदरवाइज भी अगर हम देखें तो एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एलपीजी सब्सिडीज़ है, तो एलपीजी गैस सिलेंडर के ऊपर जो सब्सिडी दी जाती है तो वो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए है। तो अगर सब्सिडी ये हटा दी जाएगी, जैसे कि ये पर्सनल यूज़ के ऊपर सब्सिडी दी जा रही है, तो इससे क्या होगा, जो एम सोच करके रखा गया था कि उनसे उनकी बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगी, तो वो एम कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हो पाएगी। और अगर उनका बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा तो वो कहीं ना कहीं एट पार हो पाएंगे, कहीं ना कहीं जो मिडिल इनकम फैमिली है, या तो डेफिनेटली उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होगा। तो इस वजह से अगर ये सब्सिडी हटा देते हैं तो इससे जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम लाने का जो एम है डेफिनेटली ये डिफीट होगा। तो इसीलिए भी जो स्टेटमेंट 2 है वो ट्रू है। Next question is, prior to India's independence, the stagnation in the agricultural sector was mainly caused by investment in technology, investment in agriculture facilities, advanced infrastructure facilities, land settlement system. Then इसका correct answer होगा option number D, land settlement system। क्योंकि पहली बार option A, B and C तीनों ही options advancement की तरफ दिखा रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ में इन्वेस्टमेंट हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बेटर की जा रही हैं। तो ये तो पहली चीज़ कि ये सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट को दिखा रहे हैं, तो इससे एग्रीकल्चर का लॉस नहीं होता, ठीक है। तो ये इसलिए A, B एंड C ऑप्शंस नहीं होंगे। हालांकि ये एक और बात है कि उस टाइम पर कोई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट नहीं था या एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जो बेटर हुई थी वो पोर्ट, रेलवेज़ वगैरह की ही हुई थी, जिससे कि ब्रिटिशर्स को फ़ायदा हो रहा था। तो इसका कोई एग्रीकल्चर से तो कोई रिलेशन नहीं था, इसलिए A, B एंड C ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं। एंड D ऑप्शंस लैंड सेटलमेंट सिस्टम इसलिए करेक्ट है क्योंकि उस समय ज़मींदारी सिस्टम, मालवाड़ी सिस्टम जो भी थे, उसकी वजह से फार्मर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था। दे वर ओनली कंसर्न्ड अबाउट द लगान और द रेंट, कि वो कैसे फार्मर्स से उसको लेंगे, रिगार्डलेस कि वो जो फार्मर्स हैं उतना रेंट या लगान पे करने की कंडीशन में है या नहीं है, उनका प्रोडक्शन कैसा हो रहा है, उस चीज़ के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था। ना ही उनको कोई फाइनेंशियल हेल्प या लैंड के बेटरमेंट के लिए कोई काम नहीं हो रहा था। ओनली व्हाट दे वांट इज़ रेंट, लगान।
तो इसीलिए ऑप्शन डी करेक्ट है कि लैंड सेटलमेंट सिस्टम जो उस समय का था वो मेनली रीज़न था कि एग्रीकल्चर सेक्टर प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में स्टैग्नेट कर रहा था. सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. तो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो जिसमें कि इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस हमने देखे. ये सेक्शन 1 का पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है. कमिंग वीडियोस में हम सेक्शन बी एंड सेक्शन सी के क्वेश्चंस भी देखेंगे.